के इंडोर व आउटडोर खेलों व उसके आयोजन की बुनियादी समझ विकसित करें। इन खेलों के नियमों की भी चर्चा करें। तो इंडोर व आउटडोर खेलों व उसके आयोजन की बुनियादी समझ विकसित करें एवं इन खेलों के नियमों को बताना है। तो सबसे पहले एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ने, कूदने, फेंकने और चलने की प्रतियोगिताओं का एक विशेष संग्रह है। एथलेटिक्स के अंतर्गत सामान्य तौर पर ट्रैक और फील्ड, रोड रनिंग, क्रॉस कंट्री रनिंग और रेस वॉकिंग प्रतियोगिताओं को सम्मिलित किया जाता है। रेसिंग घटनाओं के नतीजों को परिष्कृत स्थिति या समय जहां मापा जाता है द्वारा तय किया जाता है, जबकि कूद और फेंक एथलीट द्वारा जीते जाते हैं जो प्रयासों की एक श्रृंखला से उच्चतम या सबसे दूर प्राप्त करता है। प्रतियोगिताओं की सादगी और महंगे उपकरण की आवश्यकता की कमी एथलेटिक्स को दुनिया में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी खेलों में से एक बनाता है। एथलेटिक्स ज़्यादातर एक व्यक्तिगत खेल है। उसके बाद जो है विद्यालय स्तर पर अंडर 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए संकुल स्तर से आरंभ होकर राज्य स्तर तक 100, 200, 400 मीटर दौड़ के अलावा लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, 4x100 मीटर रिले दौड़ की प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती है। तो संकुल स्तर के विद्यालय जितने भी आते हैं सभी विद्यालयों के जो प्रतिस्पर्धी बच्चे होते हैं जो भाग लेते हैं उसके बीच ये खेल खिलाए जाते हैं, जैसे 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़। उसके बाद उन सभी विद्यालयों में से जो बच्चे तेज़ दौड़ने में होते हैं उन्हें चुन लिया जाता है। उसके बाद 4x100 मीटर रिले दौड़ जो होता है उसमें भी चुना जाता है। इनमें नियमतः सबसे लंबा, ऊंचा कूदने तथा सबसे कम समय में दौड़ पूरी करने वाले हैं और खिलाड़ी को विजेता घोषित किया जाता है। वही शॉट पुट या जेवलिन थ्रो, भाला फेंक प्रतियोगिता में खेल के नियमों के अधीन खेलते हुए सबसे दूर फेंकने वाले को विजेता घोषित किया जाता है। बच्चे ऐसे खेलों की तैयारी अपने शारीरिक एवं खेल शिक्षक की मदद से उचित मार्गदर्शन, परामर्श और अभ्यास के द्वारा करते हैं। दूसरा है कबड्डी। कबड्डी एक खेल है जो मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में खेली जाती है। कबड्डी नाम का प्रयोग प्रायः उत्तर भारत में किया जाता है। इस खेल को दक्षिण में चेडू-गुडू और पूर्व में हू-तू-तू के नाम से भी जानते हैं। यह खेल भारत के पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में भी उतना ही लोकप्रिय है। साधारण शब्दों में इसे ज़्यादा अंक हासिल करने के लिए दो टीमों के बीच की एक स्पर्धा कहा जा सकता है। अंक पाने के लिए एक टीम को रेडर, कबड्डी बोलने वाला, विपक्षी वाले कोर्ट में जाकर वहां मौजूद खिलाड़ियों को छूने का प्रयास करता है। इस दौरान विपक्षी टीम के स्टॉपर रेडर को पकड़ने वाले अपने पाले में आए रेडर को पकड़कर वापस जाने से रोकते हैं और अगर वह इस प्रयास में सफल होते हैं तो उनकी टीम को इसके बदले 1 अंक मिलता है और अगर रेडर किसी स्टॉपर को छूकर अपने पाले में चला जाता है तो उसकी टीम के 1 अंक मिल जाता है और अगर जिस स्टॉपर को उसने छुआ है उसे नियमित कोर्ट से बाहर जाना पड़ता है। कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं जिसमें से 7 कोर्ट में होते हैं और 5 रिजर्व होते हैं। कबड्डी कोर्ट डॉज बॉल गेम जितना बड़ा होता है। कोर्ट के बीचों बीच एक लाइन खींची होती है जो इसे 2 हिस्सों में बांटती है। कबड्डी महासंघ के हिसाब से कोर्ट का माप 13 मीटर और 10 मीटर होता है, यानी 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है। खिलाड़ी के पाले में आने के बाद टॉस जीतने वाले टीम सबसे पहले अपना खिलाड़ी रेडर विपक्षी पाले में भेजती है। यह रेडर कबड्डी बोलते हुए जाता है और विपक्षी खिलाड़ियों को छूने का प्रयास करता है। वह अपनी चपलता का उपयोग कर विपक्षी खिलाड़ियों स्टॉपरों को छूने का प्रयास कर सकता है। इस प्रक्रिया में अगर वह विपक्षी टीम के किसी भी स्टॉपर को छूने में सफल होता है तो उस स्टॉपर को मरा हुआ यानी डेड समझ लिया जाता है। ऐसे में उस स्टॉपर को कोर्ट से बाहर जाना पड़ता है और अगर स्टॉपरों को छूने की प्रक्रिया में रेडर अगर स्टॉपरों की गिरफ्त में आ जाता है यानी पकड़ा जाता है तो उसे मरा हुआ डेड मान लिया जाता है। यह प्रक्रिया दोनों टीमों की ओर से बारी बारी चलती रहती है। इस तरह से हर दल का खिलाड़ी बारी बारी से क्रम बदलते रहते हैं और अंत में जिसके दल में सबसे ज़्यादा सदस्य बचे रह जाते हैं उस दल को विजेता घोषित कर दिया जाता है। यह खेल आमतौर पर 20-20 मिनट के 2 हिस्सों में खेला जाता है। तो ये हमारा खेल था कबड्डी।
उसके बाद खो खो है। खो खो एक भारतीय मैदानी खेल है। इस खेल में मैदान के दोनों ओर दो खंभों के अतिरिक्त किसी अन्य साधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए केवल 111 फुट लंबे और 51 फुट चौड़े मैदान की आवश्यकता होती है। दोनों ओर 10-10 फुट स्थान छोड़कर 4-4 फुट ऊंचे लकड़ी के दो खंभे गाड़ दिए जाते हैं और इन खंभों के बीच की दूरी 8 बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित कर दिया जाता है कि दोनों दलों के खिलाड़ी एक दूसरे के विरुद्ध दिशाओं की ओर मुंह करके अपने अपने नियत स्थान पर बैठ जाते हैं। प्रत्येक दल को एक एक बार पारी के लिए 7-7 मिनट दिए जाते हैं और नियत समय में उस दल को अपनी पारी समाप्त करनी पड़ती है। दोनों दलों में से एक एक खिलाड़ी खड़ा होता है। पीछा करने वाले दल का खिलाड़ी विपक्षी दल के खिलाड़ी को पकड़ने के लिए सीटी बजाते ही दौड़ता है। विपक्षी दल का खिलाड़ी पंक्ति में बैठे हुए खिलाड़ियों का चक्कर लगाता है। जब पीछा करने वाले खिलाड़ी उससे भागने वाले खिलाड़ी के निकट आ जाता है तब वो अपने ही दल के खिलाड़ी के पीछे जाकर खो खो शब्द का उच्चारण करता है तो यह उठकर भागने लगता है और पीछा करने वाला खिलाड़ी पहले को छोड़कर दूसरे का पीछा करने लगता है। बनाए नियम के अनुसार थोड़े स्थानीय हेरफेर के साथ यह खेल खेला जाता है। यदि किसी एक टीम के अंक दूसरी टीम से 12 या उससे अधिक हो जाए तो पहली टीम और दूसरी टीम को धावक के रूप में पीछा करने को कह सकती है। यदि दूसरी टीम इस बार अधिक अंक प्राप्त कर ले तो उसका धावक बनने का अधिकार बना रहता है। तो इस प्रकार जो है ये खो खो खेल खेला जाता है। ये मैदान में खेलने वाला खेल है क्योंकि इसमें भाग दौड़ होता है, पीछा करना होता है तो ज़्यादा दौड़ना होता होगा हमको लगता है, इसलिए इस मैदान में ज़्यादातर खेला जाता है। तो ये खो खो खेल था। उसके बाद हमारा फुटबॉल है। इसे आमतौर पर सिर्फ फुटबॉल अंग्रेजी फुट यानी पाद या पग मतलब पैर और बॉल या गेंद या सॉकर कहा जाता है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। तो इसे या तो हाथ से भी खेल सकते हैं और पैर से भी खेल सकते हैं। तो ये फुटबॉल हुआ। नहीं, इसे हम पैर से ही खेलते हैं। ये एक सामूहिक खेल है और इसे 11 खिलाड़ियों के दो दलों के बीच खेला जाता है। फुटबॉल को सामान्यतः एक आयताकार घास या कृत्रिम घास के मैदान पर खेला जाता है जिसके दोनों छोरों पर एक एक गोल होता है। खिलाड़ियों द्वारा विरोधी दल के गोल में चालाकी से गेंद को डालना ही इस खेल का उद्देश्य है। खेल में गोल रक्षक ही एकमात्र ऐसा खिलाड़ी होता है जिसे गेंद को रोकने के लिए अपना हाथ इस्तेमाल करने की अनुमति होती है। दल के बाकी खिलाड़ी आमतौर पर गेंद को मारने की या पदाघात के लिए अपने पैर का इस्तेमाल करते हैं तथा कभी कभी हवा में गेंद को रोकने के लिए वे अपने धड़ या फिर सिर का इस्तेमाल करते हैं। जो दल खेल के अंत या समय समाप्ति तक ज़्यादा गोल करता है विजयी रहता है। खेल के अंत यानी समय समाप्ति तक यदि स्कोर बराबर रहे तो उस मुकाबले को बराबर या ड्रॉ घोषित करना या खेल को अतिरिक्त समय में ले जाना और पेनल्टी शूट आउट के द्वारा हार जीत का फैसला करना सब प्रतियोगिता के स्वरूप पर निर्भर करता है। खेल में भाग लेने वाले दोनों टीमों के 11-11 खिलाड़ी का हिस्सा होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल की अवधि 90 मिनट की होती है जिन्हें 45-45 मिनट के दो मध्यांतर में विभाजित कर खेला जाता है। आधिकारिक खेलों के नियम लॉज ऑफ द गेम में 17 नियम हैं। फुटबॉल की सभी स्तर में वही नियम लागू होते हैं जबकि कुछ समूहों जैसे जूनियर, बुजुर्ग या महिलाओं के लिए कुछ संशोधन की अनुमति दी जाती है। अनेक खिलाड़ी खेल के बीच में स्थानापन्न के द्वारा बदले जा सकते हैं। अधिकतर जो है अनेक खिलाड़ी जो है खेल के बीच में अपनी स्थान को चेंज कर सकते हैं। अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और घरेलू लीग खेलों में अधिकतम 3 खिलाड़ियों को बदलने की अनुमति प्राप्त है। हालांकि अन्य प्रतियोगिताओं या दोस्ताना मैचों में इसकी संख्या अलग हो सकती है। किसी को अगर चोट लगी है या और कुछ तो वो जो है खिलाड़ी उसके स्थान पर दूसरे खिलाड़ी आ सकते हैं। तो ये स्थानापन्न हो गया। उसके बाद हॉकी आता है। हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें दो टीमें लकड़ी या कठोर धातु या फाइबर से बनी विशेष लाठी स्टिक की सहायता से रबर या कठोर प्लास्टिक की गेंद को अपनी विरोधी टीम के नेट या गोल में डालने की कोशिश करती है। तो हमारा राष्ट्रीय खेल भी है। 11 खिलाड़ियों के दो विरोधी दलों के बीच मैदान में खेले जाने वाले इस खेल में प्रत्येक खिलाड़ी मारक बिंदु पर मुड़ी हुई एक छड़ी स्टिक का इस्तेमाल एक छोटी व कठोर गेंद को विरोधी दलों के गोल में मारने के लिए करता है। बर्फ में खेले जाने वाले इसी तरह के एक खेल आइस हॉकी से भिन्नता दर्शाने के लिए इसे मैदानी हॉकी कहते हैं।
क्योंकि इसे बर्फ़ में खेला जाता है तो वो आइस हॉकी हो गया। और हम लोग जो यहाँ पे खेलते हैं तो मैदान में ही खेलते हैं अक्सर, तो इसे मैदानी हॉकी भी कहते हैं। तो इसका पूरा खेल का नाम हो गया मैदानी हॉकी। उसके बाद दल के सामान्य संयोजन के 5 खिलाड़ी फॉरवर्ड, 3 हाफबैक, 2 फुलबैक और 1 गोलकीपर होते हैं। एक खेल में 35 मिनट के 2 भाग होते हैं जिनमें 5 से 10 मिनट का अंतराल होता है। केवल चोट लगने की दशा में खेल रोका जाता है। गोलकीपर मोटे मगर हल्के पैड पहनता है और उसे 30 गज के घेरे डी में गेंद को पैर से मारने तथा उसे पैरों या शरीर की मदद से रोकने की इजाज़त होती है। अन्य सभी खिलाड़ी गेंद को केवल स्टिक से ही रोक सकते हैं। एक खिलाड़ी को अपनी स्टिक या शरीर के किसी भी भाग को अपने विरोधी और गेंद के बीच लाकर अवरोध खड़ा करने अथवा विरोधी व गेंद के बीच दौड़कर बाधा डालने की अनुमति नहीं है। अधिकतर खिलाड़ियों की सजा विरोधी दल को जिस स्थान पर नियम तोड़ा गया वहां से एक बड़ी हट्टे के रूप में दी जाती है। खेल के प्रत्येक भाग के लिए एक निर्णायक रेफरी होता है। तो रेफरी मतलब क्या कि जो अंतराल होता है खेल के प्रत्येक भाग के बाद। उसके बाद वॉलीबॉल आता है। यह खेल गेंद के द्वारा खेला जाता है जिसे नेट के दोनों तरफ 2 टीमों के 6-6 खिलाड़ियों द्वारा 3 सर्विस में एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाना होता है। ज़्यादातर खेलों की तरह इसमें भी मुख्य लक्ष्य तक स्कोर करना होता है, लेकिन इसका अंतर यह है कि यह नेट को पार कराने वाला गेंद को नेट के ऊपर से पार कराना होता है। इस प्रकार अंक को अंकन करना। वॉलीबॉल कोर्ट करीब 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा होता है जिसे नेट द्वारा पार कर लिया जाता है, जो इसे 2 क्षेत्रों में विभाजित करता है। मैदान के बीचों बीच वर्गाकार छोटे छोटे खानों वाले जाल को 2 मीटर 43 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बगल के 2 मजबूत खंभों से बांध दिया जाता है। इसकी ऊंचाई पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए भिन्न भिन्न है। इस खेल में गेंद को हाथ की कलाइयों या मुट्ठी द्वारा सर्विस दी जाती है और नेट के पार दूसरी टीम की तरफ गेंद फेंकी जाती है। जहां किसी खिलाड़ी द्वारा सर्विस उठा पाने पर बॉल फेंकने वाली टीम को 1 अंक किया जाता है। दोनों दलों के कप्तान खेलों की उछाल द्वारा सर्विस एवं क्रीड़ा क्षेत्र का चुनाव निर्णायक के निर्देश पर करते हैं। प्रत्येक पाली की समाप्ति पर क्रीड़ा क्षेत्र का आपस में बदलना आवश्यक है। बहुधा देखा जाता है कि प्रतियोगिता 3 पाली की ही होती है, किंतु फाइनल मैच 5 पाली का होता है। यदि 3 पाली के खेल में प्रत्येक दल 1 पाली जीत चुके हो और 5 पाली के बीच में 2-2, तो अंतिम निर्णायक ताली में 8 अंक प्राप्त करने पर क्रीड़ा क्षेत्र बदल दिया जाता है, क्योंकि पाली 15 अंक पहले बना लेने वाले दल के पक्ष में समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से जो वॉलीबॉल खेला जाता है, बीच में वो जाल लगा दिया जाता है, उसके बाद खंभों से बांधकर जिसकी ऊंचाई होती है 2 मीटर 43 सेंटीमीटर और जो है लंबाई 18 मीटर और चौड़ा जो है 9 मीटर का होता है। तो इस पार से उस पार गेंद को फेंकना होता है। उसके बाद जो 15 अंक बना लेता है, 8 राउंड में होता है इसका खेल, 5 राउंड में, और उसके बाद 8 अंक प्राप्त करने वाले को जो है दिया जाता है। तो इसमें से अगर क्योंकि पाली 15 अंक पहले बना लेने वाले दल के पक्ष में समाप्त हो जाती है, तो अगर कोई ज़्यादा अंक बना लिया है तो वहाँ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्रिकेट एक बल्ले और गेंद का दलीय खेल है जिसकी शुरुआत दक्षिणी इंग्लैंड में हुई थी। क्रिकेट के कई प्रारूप हैं। इसका उच्चतम स्तर टेस्ट क्रिकेट है। इसके अलावा एक दिवसीय व T20 क्रिकेट मुकाबला 2 दलों, टीमों या पक्षों के बीच भी खेला जाता है। हर टीम में 11 खिलाड़ी होता है। इसका मैदान कई आकार और आकृतियों का हो सकता है। मैदान की परिधि को सीमा कहा जाता है और इसे कभी कभी रंग दिया जाता है या कभी कभी एक रस्सी के द्वारा मैदान की बाहरी सीमा को चिन्हित किया जाता है। प्रत्येक टीम का उद्देश्य होता है कि दूसरी टीम से अधिक रन बनाना और दूसरी टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट करना। क्रिकेट में खेल को ज़्यादा रन बनाकर भी जीता जा सकता है, चाहे दूसरी टीम को पूरी तरह से आउट ना किया गया हो। दूसरे रूप में खेल को जीतने के लिए अधिक रन बनाना और दूसरी टीम को आउट करना जरूरी होता है, अन्यथा मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हो जाता है। खेल शुरू होने से पहले दोनों टीमों के कप्तान एक सिक्के को उछाल करके
निर्धारित करते हैं कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी करेंगे। टॉस जीतने वाला कप्तान पिच और उसकी वर्तमान और प्रत्याशित स्थिति के अनुसार अपना फैसला लेता है। मुख्य आकर्षण मैदान के विशेष रूप से तैयार किए गए क्षेत्रों में होता है। आमतौर पर केंद्र में जो पिच कहलाता है, पिच के दोनों ओर 22 गज 20 मीटर विकेट लगाए जाते हैं। ये गेंदबाजी उर्फ गेंदबाजी या क्षेत्र रक्षण पक्ष के लिए लक्ष्य होते हैं और बल्लेबाजी पक्ष के द्वारा इनका बचाव किया जाता है। जो रन बनाने की कोशिश में होते हैं, मूलतः एक रन तब बनता है जब एक बल्लेबाज गेंद को अपने बल्ले से मारने के बाद पिच के बीच भागना होता है, यानी पार करना होता है। उसके बाद रन बनाने के कई और तरीके हैं। यदि बल्लेबाज और रन बनाने का प्रयास नहीं करता है तो गेंद डेड हो जाती है और गेंदबाज के पास वापस गेंदबाजी के लिए आ जाती है। तो गेंदबाजी पक्ष विभिन्न तरीकों से बल्लेबाजों को आउट करने की कोशिश करते हैं जब तक बल्लेबाजी पक्ष ऑल आउट ना हो जाए। इसके बाद गेंदबाजी वाला पक्ष बल्लेबाजी करता है और बल्लेबाजी वाला पक्ष गेंदबाजी के लिए मैदान में आ जाता है। पेशेवर मैचों में खेल के दौरान मैदान पर 15 लोग होते हैं। इनमें से 2 अंपायर होते हैं जो मैदान में होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। 2 बल्लेबाज होते हैं, उनमें से एक स्ट्राइकर होता है जो गेंद का सामना करता है और दूसरा नॉन स्ट्राइकर होता है। बल्लेबाजों की भूमिका रन बनाने के साथ ओवर पूरे करने के साथ बदलती रहती है। क्षेत्र रक्षण टीम के सभी 11 खिलाड़ी एक साथ मैदान पर होते हैं। उनमें से एक गेंदबाज होता है और दूसरा विकेट कीपर और अन्य नॉन क्षेत्र रक्षक होते हैं, यानी जो बॉल को पकड़ना होता है, दौड़ कर लेना होता है, क्षेत्र रक्षक कहलाते हैं। उसके बाद हमारा खेल आता है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन रैकेट से खेला जाने वाला एक खेल है जो 2 विरोधी खिलाड़ियों, एकल या 2 विरोधी जोड़ों या 2-2 करके भी खेल सकते हैं, एक-एक करके। तो जिसे जो एक-एक करके खेला जाता है उसको एकल, और जो दो टीम मतलब खिलाड़ी खेलते हैं, एक बगल 2 और दूसरे टीम में 2 होते हैं, तो उसे युगल कहते हैं, द्वारा नेट से विभाजित एक आयताकार कोर्ट के आमने सामने खेला जाता है। खिलाड़ी अपने रैकेट से शटल कॉक को मारकर के अपने विरोधी पक्ष के कोर्ट के आधे हिस्से में गिराकर पॉइंट्स प्राप्त करते हैं। एक रैली तब समाप्त होती है जब शटल कॉक जो है मैदान पर गिर जाता है, यानी जब विरोधी खिलाड़ी और इधर वाले खिलाड़ी कॉक को नहीं मार पाता और वो नीचे फर्श पर गिर जाता है, तो तब उसे एक जो है पक्ष बोला जाता है। उसके बाद शटल कॉक के उस पार जाने से पहले उस पर सिर्फ एक बार वार कर सकता है। कोर्ट आयताकार होता है और नेट द्वारा 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। आमतौर पर कोर्ट एकल और युगल दोनों खेल के लिए चिन्हित किए जाते हैं। हालांकि नियम सिर्फ एकल के लिए कोर्ट को चिन्हित करने की अनुमति देता है। युगल कोर्ट एकल कोर्ट से अधिक चौड़े होते हैं, लेकिन दोनों की लंबाई एक समान होती है। कोर्ट की पूरी चौड़ाई 6.1 मीटर यानी 20 फुट और एकल की चौड़ाई जो है इससे कम 5.18 मीटर यानी 17 फुट होती है। कोर्ट की पूरी लंबाई जो है 13.4 मीटर 44 फुट होती है और इसकी चौड़ाई में अंतर हो सकता है, क्योंकि अगर एक एकल खेला तो 5.18 और अगर युगल खेल रहा है तो 6.1 मीटर का होता है और इसकी लंबाई सेम होती है, 13.4 मीटर 44 फुट की होती है। सर्विस कोर्ट एक मध्य रेखा द्वारा कोर्ट की चौड़ाई को विभाजित करके चिन्हित होते हैं। हर खेल जो है 21 पॉइंट पर खेला जाता है, जहां खिलाड़ी एक रैली जीत कर 1 पॉइंट स्कोर करता है। रैली के आरंभ में सर्वर और रिसीवर अपने अपने सर्विस कोर्ट में एक दूसरे की तिरछे खड़े होते हैं। देखिए कोर्ट के आयाम, सर्वर जो है शटल कॉक को इस तरह हिट करता है कि यह रिसीवर के सर्विस कोर्ट में जाकर गिरे। अगर एक टीम एक खेल जीत जाती है तो वे एक बार फिर खेलते हैं और अगर वह एक बार फिर से जीत जाती है तो वह उस मैच को ही जीत लेती है। लेकिन यदि वह हार गई तो उन्हें मैच से जीत हार के लिए एक और मैच खेलना पड़ता है। किसी भी युगल खेल की पहली रैली के लिए सर्विस जोड़ी फैसला कर सकती है कि कौन पहले सर्व करेगा और रिसीवर जोड़ी फैसला कर सकती है कि कौन पहले रिसीव करेगा। दूसरे खेल की शुरुआत में खिलाड़ियों को अपना छोर बदलना होता है। अगर मैच तीसरे खेल तक पहुंचता है तब गेम के आरंभ में और फिर जब अग्रणी जोड़ी का स्कोर 11 अंक तक पहुंचता है तब उन्हें 2 बार अपने छोर बदलने पड़ते हैं। तो ये था बैडमिंटन। उसके बाद कैरम बोर्ड है। कैरम
ये एक इंडोर गेम है। इसे 2, 3 या 4 खिलाड़ी खेल सकते हैं। इसके लिए एक कैरम बोर्ड और 9 काली पीली गोटियां या एक लाल रंग की रानी गोटी होती है। एक स्ट्राइकर होता है जिससे मारकर गोटियों को कैरम बोर्ड के चारों कोनों पर बने छिद्रों में से किसी एक में धकेलना होता है, यानी उसमें गिराना होता है। बोर्ड के चारों तरफ लंबी पट्टी खींची जाती है। एक पट्टी की लंबाई 47 सेंटीमीटर व चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होती है। इन्हीं पट्टियों को स्ट्राइकर लाइन कहा जाता है, जिस पर स्ट्राइकर रखकर ही गोटियों को हिट किया जाता है। गोटियों को हिट करने के लिए स्ट्राइकर का इस्तेमाल किया जाता है। इस खेल में 2 रंग की गोटियां इस्तेमाल में लाई जाती है, एक काली व दूसरी पीली। और पीली कह सकते हैं हम लोग, तो उजला था हम लोगों में, तो काली पीली जो भी हो पीली रहती है। ये गोटियां गोल होती है। दोनों तरह की गोटियों की संख्या 9 होती है। वह इसके अतिरिक्त एक गोटी लाल रंग की होती है जिसे रानी कहा जाता है। खेल में प्रत्येक गोटी प्राप्त करने के 1 अंक मिलता है, किंतु रानी गोटी प्राप्त करने पर खिलाड़ी को 5 अंक मिलते हैं। कैरम बोर्ड में जहाँ भी तीर का निशान होता है उसका मतलब है कि खेलने वाले का हाथ या उंगली इन तीरों पर टच ना हो। किसी खिलाड़ी अथवा टीम के 24 अंक होने व रानी से 5 अंक प्राप्त नहीं कर सकता। यदि वह रानी लेकर जीतता है तो उसे विरोधी की बोर्ड पर बची गोटों के अंक मिलते हैं। तो ये कैरम बोर्ड कैरम खेल था। उसके बाद शतरंज आता है। तो शतरंज 2 खिलाड़ियों के बीच खेला जाने वाला एक बौद्धिक एवं मनोरंजक खेल है। शतरंज एक चौपाट बोर्ड के ऊपर 2 व्यक्तियों के लिए बना खेल है। चौपाट के ऊपर कुल 64 खाने या वर्ग होते हैं, जिसमें 32 चौरस काले या अन्य रंग और 32 चौरस सफ़ेद या अन्य रंग के होते हैं। तो 32 चौरस काले और 32 चौरस जो है उजले होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। खेलने वाले दोनों खिलाड़ी भी सामान्यतः काला और सफ़ेद कहलाते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी के पास एक राजा, वजीर, 2 ऊँट, 2 घोड़े, 2 हाथी और 8 सैनिक होते हैं। तो बीच में राजा व वजीर रहता है, बाजू में ऊँट, उसके बाजू में घोड़े और अंतिम कतार में 2-2 हाथी रहते हैं। उनकी अगली रेखा में 8 पैदल या सैनिक रहते हैं। चौपाट रखते समय यह ध्यान दिया जाता है कि दोनों खिलाड़ियों की दाईं तरफ का खाना सफ़ेद होना चाहिए तथा वजीर के स्थान पर काला और वजीर काले चौरस में व सफ़ेद वजीर सफ़ेद चौरस में होना चाहिए। खेल की शुरुआत हमेशा सफ़ेद खिलाड़ी से ही की जाती है। बोर्ड 2 प्रतिस्पर्धियों के बीच इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक खिलाड़ी की ओर दाहिने हाथ के कोने पर हल्के रंग वाला खाना हो। सफ़ेद हमेशा पहले चलता है। इस प्रारंभिक कदम के बाद खिलाड़ी बारी बारी से एक बार में केवल एक चाल चलते हैं, सिवाय जब कैसलिंग में 2 टुकड़े चले जाते हैं। चाल चलकर या तो एक खिलाड़ी वर्ग में जाते हैं या एक विरोधी के मोहरे वाले स्थान पर कब्जा करते हैं और उसे खेल से हटा देते हैं। खिलाड़ी कोई भी ऐसी चाल नहीं चल सकते जिससे उनका राजा हमले में आ जाए या मंत्री जो है डेड हो जाए। यदि खिलाड़ी के पास कोई वैध चाल नहीं बची है तो खेल खत्म हो जाता है। यह या तो एक मात है यदि राजा हमले में है, या एक गतिरोध या सह यदि राजा हमले में नहीं है। उसके बाद हर शतरंज का टुकड़ा बढ़ाने की अपनी शैली है। उसके नियम है कि राजा किस तरीके से जो है अपना चाल चलेगा, राजा किस तरीके से अपना स्थान चेंज करेगा, घोड़ा कैसे चलेगा, हाथी कैसे चलेगा, तो सबका अपना नियम होता है, तो ये जानना ज़रूरी है। तो ये सारे खेल हम लोगों ने, जैसे शतरंज, कैरम बोर्ड, उसके बाद जो है बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, खो खो, उसके बाद कबड्डी, और फिर हम लोगों ने एथलेटिक्स के बारे में जाना। तो ये विभिन्न प्रकार के जो है इंडोर व आउटडोर खेल थे, जिनका बुनियादी समझ, जिसका आधार होता है, किस आधार पर ये खेला जाता है, उसकी हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद इसके नियमों की भी चर्चा की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्रारंभिक विद्यालय की समय सारणी में खेलकूद के स्थान तथा उसके प्रभावी उपयोग की चर्चा करें। तो प्रारंभिक विद्यालय की जो समय सारणी, उसमें खेलकूद के स्थान तथा इसके प्रभावी उपयोग की चर्चा करना है।
अथवा प्रारंभिक विद्यालय के समय सारणी में खेलकूद को स्थान दिया जाना क्यों आवश्यक है एवं इसका प्रभावी उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो प्रारंभिक विद्यालय में खेलकूद का आयोजन क्यों होना चाहिए, इसको क्यों स्थान देना चाहिए, ये क्यों आवश्यक है, इसके बारे में चर्चा करना है। और इसका प्रभावी उपयोग कैसे कर सकते हैं अपने शिक्षण में या फिर बच्चों के सर्वांगीण विकास में। तो सबसे पहले ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की परिस्थितियों में काफ़ी अंतर होता है। इनमें से कुछ बच्चों के पास उपयुक्त खेल संबंधित क्रियाओं में लगाए जा सकने योग्य पर्याप्त समय तो होता है, पर वे उसे गलियों सड़कों के चक्कर में लगाने में व्यर्थ कर देते हैं या बैठकर टीवी देखने में व्यर्थ कर देते हैं। उनके खेल कूद की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, उन्हें इस संबंध में किसी तरह के दिशा निर्देश नहीं मिल पाते। ना तो उनके खेल व्यवस्थित होते हैं, ना ही उन्हें किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन ही मिल पाता है। कुछ बच्चे जो है विशेषकर लड़कियों का अधिकांश समय घर के कामकाज और छोटे भाई बहनों को संभालने में निकल जाता है। अपनी इच्छानुसार बिताने के लिए उन्हें मुश्किल से ही कभी समय मिल पाता है। उसके बाद जो है खेलने के अवसर के अभाव का बच्चों के संपूर्ण विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। जो बच्चा अपना समय निरंतर अपनी किताबें पढ़ने या टेलीविज़न देखने में लगाता है, उसे शायद ही शारीरिक व्यायाम का अवसर मिल पाएगा और इन सब के परिणाम स्वरूप उसका शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है। हो सकता है कि उसकी संपूर्ण शारीरिक क्षमताओं का विकास ना हो पाए, उसके बैठने का ढंग, रीढ़ की हड्डी, पीठ और दृष्टि पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अध्ययन और घर के कामकाज के लिए बच्चों पर दबाव डालने से उन्हें इन सब कामों में कोई आनंद नहीं आएगा। खेल के दौरान अन्य बच्चों के साथ मुक्त रूप से अंतःक्रिया न कर पाने के कारण बच्चों के सामाजिक कौशल का विकास प्रभावित होता है, जिसकी वजह से वह शर्मीला और परिस्थितियों से सामना करने से बचना शुरू कर सकता है। उसे कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता के विकास के अवसर नहीं मिल पाएंगे। उसकी दबी हुई भावनाओं एवं ऊर्जा, तनाव और द्वंद्व जो वह खेल के दौरान अभिव्यक्त कर सकता था, वह या तो दबे या अप्रकट ही रह जाएंगे या फिर गुस्से और आक्रामकता जैसे अवांछनीय रूपों में अभिव्यक्त होंगे। इन सब से बच्चों के बड़े होने पर सामाजिक व संवेगात्मक समस्याएं पैदा हो सकती है। स्पष्ट है कि बच्चों की चहुमुखी विकास में खेल कूद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। खेल अनुभवों का अभाव बच्चे के विकास को अत्यंत गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इसलिए विद्यालय की समय सारणी में खेलकूद को जो है पर्याप्त स्थान देना आवश्यक है। विद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में खेलकूद को शिक्षा का एक आवश्यक अंग माना जाता है। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की जो ग्रामीण और शहरी बच्चे होते हैं, शहरी बच्चे का ज़्यादातर तो टीवी देखने में या फिर बुक्स पढ़ने में या कोई जो है बैठे बैठाए खेल खेलने में गुजर जाता है। उसके बाद जो है बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं वे बिना नियम कानून के खेलते हैं, वो अपनी तरीके से खेलते हैं, तो उसमें जो है बच्चों को चोट भी लगती है और भी नुकसान हो सकती है। तो इससे बच्चों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जो है विद्यालय स्तर पर खेल का आयोजन होना बहुत ही ज़रूरी है। खेल कूद को पर्याप्त स्थान देना आवश्यक है। विद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में खेलकूद को शिक्षा का एक आवश्यक अंग माना जाता है। खेलों से संबंधित अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। विद्यालयों में वार्षिक खेल समारोह होते हैं। हर दिन 1 घंटी खेल की घंटी होती है। खेल प्रशिक्षक इस घंटी में बच्चों को तरह तरह के खेल खेलना सिखाते हैं। बच्चे उत्साहित होकर खेलते हैं तथा तनाव से मुक्त होकर पुनः पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करते हैं। रोजाना खेल गतिविधियों का संचालन होने से खेल प्रतिभाओं को भी निखरने का मौका मिलता है। समय सारणी में खेलकूद की घंटे का उपयोग विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से बच्चों के समुचित विकास में किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर खेल के लिए बड़े मैदान की दरकार होती है या ज़रूरत होती है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे खेल के लिए बड़े मैदान चाहिए, तो खो खो, कबड्डी, कुश्ती जैसे खेल तो विद्यालय के प्रांगणों में भी खेले जा सकते हैं। इन खेलों में शिक्षक केवल आयोजक की भूमिका ही नहीं निभा सकते, बल्कि वे बच्चों के साथ मिलकर खेल भी सकते हैं। साथ साथ खेलने के कारण इन बच्चों में भी शिक्षकों के प्रति एक प्रेम और स्नेह का भाव रहता है, क्योंकि खेल के दौरान शिक्षक व छात्रों के बीच की दूरी कम हो जाती है। वे एक टीम के सदस्य की भांति खेल में भागीदारी कर रहे होते हैं। इससे उनकी बात का असर बढ़ जाता है। वे बच्चों को सहजता के साथ अपनी बात कह पाते हैं,
किसी विद्यालय में खेल गतिविधियों का नियमित तौर पर होना और बच्चों के साथ साथ शिक्षकों की भागीदारी होने का सकारात्मक असर पड़ता है। तो विद्यालय स्तर पर खेल का आयोजन इस तरीके से कर सकते हैं एक शिक्षक के रूप में, ताकि बच्चे अपने शिक्षक से जो है शिक्षक के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव उसमें जागृत हो सके। एक दोस्त की तरह, फ्रेंड की तरह भी बच्चों के साथ खेल सकते हैं। तो इससे बच्चे ज़्यादा व्यवहारिक हो जाते हैं और उसमें जो है ध्यान केंद्रितता की भावना विकसित होती है, जिससे बच्चे पढ़ने पर भी ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और उसे पठन पाठन जो है बोरिंग फील नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के दौरान चोट एवं जख्म से बचाव की क्या उपाय हैं, उसके प्राथमिक उपचार की चर्चा करें। अथवा चोट एवं जख्म से खेलने के दौरान बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके प्राथमिक उपचार का वर्णन करें। चोटों से बचने के लिए उपाय: किसी भी प्रकार का खेल शुरू करने से पहले वार्म अप और खेल खत्म करने के बाद कूल डाउन का समय जरूर दें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करें। खेल खेलते समय और प्रैक्टिस के दौरान सही कपड़े, जूते और अन्य सुरक्षा कवच अवश्य पहनने चाहिए। दूसरा है, खेल के दौरान सुरक्षा उपाय और उपकरणों का भी प्रयोग करें। अगर खेल के दौरान किसी प्रकार का दर्द हो रहा है तो आराम करें। प्रशिक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें। खिलाड़ी अपनी क्षमता से अधिक प्रैक्टिस ना करें और थोड़ी सी चोट को भी गंभीरतापूर्वक लेकर सही समय पर डॉक्टरी सहायता लें। वार्म अप और स्ट्रेचिंग करने के बाद तुरंत बाद ना खेलें। 2 मिनट का आराम अवश्य लें। खेलने के सही तरीके अपनाएं, इससे चोट लगने की संभावना कम होती है और प्रोफेशनल खिलाड़ियों को मैचों के अतिरिक्त भी व्यायाम एवं प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। खेल के दौरान प्यास लगने पर थोड़ा थोड़ा नींबू पानी या एनर्जी ड्रिंक्स लेते रहना चाहिए, ताकि शरीर में एनर्जी का संचार होता रहे। लेकिन जो है खेल के तुरंत बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए, इससे जो शरीर में गर्मी रहता है तो इससे बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है उसके बाद चोट लग जाने पर। तो ये तो था खेलने के दौरान जो बचाव किस प्रकार कर सकते हैं। उसके बाद अब चोट लगने के बाद हम लोग क्या सावधानियां कर सकते हैं। तो चोट लग जाने पर कुछ दिनों के लिए खेलों का अभ्यास बंद कर देना चाहिए। सिर की चोट सामान्य भी है तो भी चिकित्सक की सलाह जरूर लें। चोट लगने के 7 दिन बाद तक दर्द ठीक नहीं हो रहा तो चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। यदि चोट लगने के बाद खिलाड़ी बेहोश हो जाता है तो उसकी सांसों पर नज़र रखें। हल्के दर्द के लिए प्रभावित जगह पर बर्फ़ का उपयोग करें। कहीं हल्का दर्द हो रहा है तो वहाँ बर्फ़ लगा सकते हैं, इससे ठंडक महसूस होगी। उसके बाद सूजन कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई ले सकते हैं। और फिर खुली चोट या घाव होने पर, मान लीजिए कहीं खून बह रहा है और फिर वहाँ घाव हो गया, जो बहुत गंभीर चोट लगा है, यदि चोट गंभीर है या रक्तस्राव हो रहा है तो चिकित्सक तक पहुंचने से पहले घाव पर जो रुई या साफ कपड़े की पट्टी बांध देनी चाहिए। खुली चोट वाले स्थान को ठीक प्रकार से साफ करें और उसके बाद एंटीबायोटिक मलहम लगाएं। यदि चोट बहुत गहरी है तो 15 मिनट तक घाव को साफ कपड़े से दबाए रखें। अगर इसके बावजूद भी रक्त आना बंद नहीं हो रहा है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। थोड़ी सी सावधानी और सजगता के साथ बच्चे बिना चोट लगे भी गेम्स खेल सकते हैं। उसके बाद अगर मोच आ गया है या मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है तो इसके लिए क्या सावधानियां करनी है। तो मोच या खिंचाव जैसी चोट के लिए प्राथमिक उपचार अपनी राइस तकनीक से किया जा सकता है। RIC तकनीक इस प्रकार है, जैसे R से हो गया रेस्ट, I से हो गया आइस बर्फ़ लगाना, C से है कंप्रेशन पट्टी लगाना, उसके बाद E से एलिवेट। तो राइस RIC इस तकनीक से हम लोग जो है इसका उपचार कर सकते हैं। जैसे पहला R से रेस्ट, आराम करें। तो चोट लगने के बाद जो है एक्सरसाइज या व्यायाम ना करें। कुछ गंभीर चोट लगने के कारण आपको पूरी तरह से आराम करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन अधिकतर मामलों में आपको गतिविधि कम करने और एक्सरसाइज के तरीकों को बदलने की आवश्यकता होती है।
उसके बाद दूसरा बर्फ़ लगाएं। चोट लगने के तुरंत बाद कम से कम 20 मिनट के लिए प्रभावित क्षेत्र पर बर्फ़ लगाएं और उसके बाद अगले 48 घंटों के लिए हर 4 घंटे में लगाएं। तौलिए में बर्फ़ लपेट कर डालना या जमे हुए मटर का पैकेट प्रभावित क्षेत्र पर रखना सबसे उचित होता है। बर्फ़ से खून बहना और नील पड़ना कम हो जाता है और इससे दर्द में भी आराम मिलता है। ज़्यादा देर तक बर्फ़ को सीधे त्वचा पर ना रखें, इससे त्वचा जल सकती है। आप कपड़े में बांध कर लपेट कर रख सकते हैं या फिर तौलिए में। तो ये बर्फ़ लगा सकते हैं आइस चोट की जगह पर। उसके बाद जो पट्टी लगाएं, कंप्रेशन 10 से 20 मिनट बाद बर्फ़ लगाने के बाद हो सके तो प्रभावित क्षेत्र पर क्रैप पट्टी लगाएं। इससे खून बहना रुकेगा और जो है सूजन भी कम होगी। यह तरीका हाथ व पैरों में लगने वाली चोट के लिए अधिक प्रभावी होता है। उसके बाद हाथ पैर को उठाएं, एलिवेट। प्रभावित हाथ या पैर को ऊपर की तरफ रखने से ऊतक में मौजूदा तरल पदार्थ निकल जाता है और सूजन कम होती है, जिससे दर्द में आराम होता है। तो जहाँ पर चोट लगी उसे उठा कर रखें, तो इससे जो थोड़ा हल्का महसूस होगा और जो है तरल पदार्थ निकल जाएगा, इससे सूजन कम हो जाएगी। तो प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टर को चोट और ज़रूर दिखाएं। अगर जरा सा भी आशंका है कि चोट गंभीर है तो तुरंत डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। तो इस तरीके से जो है हम चोट लगने या फिर मोच आने या फिर घाव हो जाने पर खेल के दौरान जो भी गंभीर समस्याएं हो सकती है, तो इसके लिए हम लोग सावधानियां बरत सकते हैं और इस प्रकार से इसका उपाय कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार से क्या समझते हैं? फर्स्ट एड सामग्री क्या है? इसे बनाने की प्रक्रिया की समझ विकसित करें। प्राथमिक उपचार क्या है और फर्स्ट एड सामग्री क्या है? इसे किस प्रकार से बना सकते हैं, इसकी प्रक्रिया का वर्णन करना है। किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड कहते हैं। इसका उद्देश्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना होता है कि चोटग्रस्त व्यक्ति को सम्यक इलाज कराने की स्थिति में लाने में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो। अतः प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कम से कम साधनों में किया गया सरल उपचार है। कभी कभी यह जीवन रक्षक भी सिद्ध होता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी मोच आई है या फिर कहीं चोट लग गई है तो उसे प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार की सहायता से भी दूर किया जा सकता है। तो प्राथमिक चिकित्सा विद्या प्रयोगात्मक चिकित्सा के मूल सिद्धांतों पर निर्भर है। इसका ज्ञान लोगों को इस योग्य बनाता है कि वे आकस्मिक दुर्घटना यानी अचानक कहीं दुर्घटना हो गई या बीमारी के अवसर पर चिकित्सक के आने तक या रोगी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने तक उसके जीवन को बचाने के, रोग के निवारण में सहायक होने या घाव को ठीक होने या बढ़ने से रोकने में उपयुक्त सहायता कर सके। प्राथमिक उपचार आकस्मिक दुर्घटना के अवसर पर उन वस्तुओं से सहायता करने तक ही सीमित है जो उस समय तक प्राप्त हो सके। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि चोट पर दोबारा पट्टी बांधना या उसके बाद का दूसरा इलाज प्राथमिक उपचार की सीमा के बाहर है। प्राथमिक उपचार का उत्तरदायित्व किसी डॉक्टर द्वारा चिकित्सा संबंधी सहायता प्राप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा की फर्स्ट एड बॉक्स क्या है? तो आपूर्ति और उपकरणों का संग्रह है ये। तो जो प्राथमिक चिकित्सा में यूज की गई सामग्री है उसे हम लोग फर्स्ट एड किट्स कहते हैं। तो इसमें आपूर्ति और उपकरणों का संग्रह होता है जो प्राथमिक चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होता है। प्राथमिक चिकित्सा किट विभिन्न सामग्रियों का बना होता है जो इस पर निर्भर करता है कि किट को किसने संग्रहित किया और किस प्रयोजन से है। मान चलिए अगर किसी का पैर हाथ से ब्लीडिंग जा रहा है तो इसे हम पट्टी लगा सकते हैं। तो पट्टी जो है कोई भी हो सकता है, कपड़े का हो सकता है, रुमाल हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो प्राथमिक चिकित्सा किट को किसी भी तरह के बक्से में रखा जा सकता है। मानक किट अक्सर टिकाऊ प्लास्टिक बक्सों, कपड़े की थैलियों या दीवारों पर टंगे छोटे बक्सों के रूप में मिलते हैं। ये सलाह दी जाती है कि किट को स्वच्छ जलरोधी बक्से में रखा जाए ताकि सामग्री सुरक्षित रहे। किट की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए और यदि कोई सामग्री क्षतिग्रस्त या पुरानी हो तो उन्हें बदल देना चाहिए। तो जहाँ पे चिकित्सक लोग किट का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए ये नियम बनाए गए हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन जो है ISO ने
प्राथमिक चिकित्सा किट के लिए सफ़ेद रंग के क्रॉस के निशान सहित हरा रंग मानक निर्धारित किया है ताकि प्राथमिक चिकित्सा के ज़रूरतमंद उसे आसानी से पहचान सके। प्राथमिक चिकित्सा किट परंपरागत रूप से मामूली चोटों के इलाज के लिए बनाए जाते हैं। किट में रखे जा सकने वाले विशिष्ट सामग्रियों में शामिल हैं चिपकने वाली पट्टियाँ, नियमित शक्तिवर्धक या दर्द की दवाएं, एंटीसेप्टिक क्रीम, स्वच्छ कारक एजेंट या साबुन, छोटे एंटीबायोटिक तौलिए, कपड़े की पट्टी, कैंची, मलहम, सामान्य बुखार की दवाइयाँ, एस्प्रिन या गैर एस्प्रिन दर्द नाशक दवाएं, डायरिया रोधी दवाएं, एंटी एसिड अम्लनाशक, पेट की खराबी के लिए सैनिटाइजर, ओआरएस, ग्लूकोज पाउडर, बुखार, सर दर्द, दर्द निवारक दवाएं, उल्टी व पेट दर्द की दवाएं, निम्न दर्जे का रोगाणुनाशक आदि। यह जानने से कि छोटी मोटी जो चोटों का इलाज कैसे किया जाए आपातकाल में काफ़ी मदद मिल सकती है। प्राथमिक चिकित्सा किट में मौजूद प्राथमिक चिकित्सा की ये चीज़ें खून के बहने को रोकने, संक्रमण से बचाव करने और संदूषण को दूर करने में मदद करती है। यानी जो गंध है उसे हम लोग संदूषण कहते हैं, तो उसे दूर करने में मदद करती है। तो ये हमारा प्राथमिक चिकित्सा होता है और उसके बाद जो फर्स्ट एड सामग्री है इसी के अंतर्गत आता है। और इसकी यही प्रक्रिया है कि जो कहीं आकस्मिक दुर्घटना हो गई, कोई बीमारी हो गई या कहीं चोट लगी है, तो इस प्रक्रिया का प्रयोग होता है।